हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी 2.0। आज हम पढ़ने वाले हैं राइबोसोम्स के बारे में, यानी कि कोशिका का नेक्स्ट अंगक। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं, मैं इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुकी हूँ कि जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी उसके चारों ओर राइबोफोरिन प्रोटीन से जुड़े हुए रहते हैं। वही राइबोसोम्स की बात कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले राइबोसोम को किसने देखा था? क्लॉड नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1941 में सबसे पहले राइबोसोम को देखा था और रॉबर्ट ने 1958 में राइबोसोम नाम दिया। ज़्यादातर रॉबर्ट का नाम ही चलता है राइबोसोम्स को लेके, क्योंकि इन्होंने इसका नामकरण किया था। और इसका राइबोसोम्स लगभग सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं और इनका व्यास लगभग 150 एंगस्ट्रॉम होता है। तो 150 एंगस्ट्रॉम यानी कि 150 × 10⁻10 इतना सूक्ष्म आकार होता है कि माइक्रोस्कोप एक कोशिका द्रव्य के अंदर ये पाए जाते हैं, और वो भी बहुत छोटे कणों के रूप में उपस्थित होते हैं। इसलिए इनको माइक्रोस्कोप यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। आइए आगे देखते हैं। मुख्यतः न्यूक्लियोप्रोटीन्स व एंजाइमों से बने होते हैं। इनके अंदर कुछ न्यूक्लियोप्रोटीन यानी कि DNA RNA जो भी है, इनको हम न्यूक्लियोप्रोटीन्स बोलते हैं। और इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, ER की बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। तो ये ज़्यादातर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, उसी के चारों ओर रहते हैं। लेकिन कुछ राइबोसोम्स होते हैं जो ज़रूरी नहीं है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ही हो। कुछ जो कोशिका द्रव्य होता है उसके अंदर स्वतंत्र रूप से भी पाए जाते हैं। तो ये दो जगह होते हैं, एक तो कोशिका द्रव्य के अंदर और एक अंतर्द्रव्य जालिका के ऊपर। और आगे देखते हैं, DNA व फास्फोलिपिड उपस्थित है। तो इसके अंदर DNA भी होता है और इसके अंदर फास्फोलिपिड्स भी पाए जाते हैं। मेनली राइबोसोम्स का एक ही कार्य होता है ज़्यादातर, कि ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। तो इसीलिए प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कहलाते हैं और इनको कोशिका का इंजन भी कहा जाता है। तो दोस्तों, मेनली जो ट्रेन का इंजन होता है उसका काम क्या होता है कि पूरी ट्रेन को वो कंट्रोल में रखता है और वही चलता है, तभी पूरी ट्रेन चल पाती है। तो मेन कार्य क्या होता है कि जब कोशिका के अंदर सबसे लास्ट में जो हमें प्रोटीन चाहिए होता है, पहले हमें शर्करा, फिर वसा, फिर प्रोटीन्स जो बनते हैं, उसी प्रकार ये राइबोसोम्स कोशिका के इंजन की तरह कार्य करते हैं। कोशिका में राइबोसोम की संख्या 10⁵ तक हो सकती है। 10⁵ यानी कि 1,00,000 तक इनकी संख्या पाई जा सकती है एक कोशिका के अंदर। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उनके अंदर 150 एंगस्ट्रॉम और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर 200 एंगस्ट्रॉम आकार के हो सकते हैं। तो ये थे इसके सामान्य कुछ लक्षण। तो आइए दोस्तों, राइबोसोम की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। जो राइबोसोम होता है उसको जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से जूम करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो राइबोसोम होता है वो 2 सब इकाइयों से मिलकर बना होता है। यानी कि ये 2 इकाइयों से मिलकर बना होता है। ऊपरी जो इकाई होती है वो छोटी होती है और बड़ी वाली इकाई नीचे होती है इसमें। तो इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। तो इसमें जो बड़ी सब इकाइयाँ होती है वो गुंबदाकार होती है और छोटी सब इकाइयाँ टोपी की तरह होती है। जो ये छोटे वाली इकाई है इसका आकार टोपी जैसा होता है कुछ इस प्रकार, और ये जो बड़े वाली इकाई है गुंबद के जैसी होती है, यानी एक बॉल के जैसी। तो दोनों इकाइयाँ एक दूसरे से चिपकी रहती है। राइबोसोम्स भी 2 प्रकार के होते हैं।
पर ये किस आधार पर दो प्रकार के हैं देखते हैं। आकार और अवसादन गुणांक S के आधार पर राइबोसोम्स दो प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं इसके दो प्रकारों के बारे में। फर्स्ट है 70S राइबोसोम। एक 70S राइबोसोम होता है और एक होता है 80S राइबोसोम। तो पहले देखते हैं हम 70S राइबोसोम। ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं और इनका जो आणविक भार है वो 2.7 × 10⁶ डाल्टन तक होता है। और जो 70S राइबोसोम है इसकी भी दो इकाइयाँ होती है, एक 30S होती है और एक 50S होती है। इस प्रकार से राइबोसोम की ये संरचना है 70S राइबोसोम। इसमें ये 30S ऊपरी इकाई होती है यानी कि ये छोटी होती है और जो 50S है ये बड़ी उप इकाई है। जो 50S इकाई होती है इसका आकार लगभग 140 से 160 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये दिखाई दे ही रहा है आपको कि ये बड़ी है आकार में थोड़ी सी, और इसका आणविक भार लगभग 1.8 × 10⁶ डाल्टन होता है। और जो छोटी यूनिट होती है इसका आणविक भार 0.9 × 10⁶ डाल्टन होता है। 50S में 23S प्रकार का RNA तथा 30S यूनिट में 16S प्रकार का RNA व 21 प्रोटीन्स पाए जाते हैं। जो ये राइबोसोम्स हैं इनमें भी 2-3 प्रकार के RNA पाए जाते हैं। एक तो राइबोसोमल RNA होता है और tRNA और इसका खुद का RNA भी होता है। तो इस प्रकार इसके अंदर कुछ 23S प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं 50S इकाई में और 5S प्रकार का RNA होता है, जबकि 30S में 21 तो प्रोटीन्स होते हैं और 60S RNA होता है। तो दोस्तों ये थी 70S राइबोसोम की संरचना। आगे देखते हैं सेकंड नंबर 18S राइबोसोम्स। जो 80S है राइबोसोम्स ये ओनली यूकैरियोटिक सेल्स में उपस्थित होते हैं और इनका आणविक भार लगभग 4 × 10⁶ डाल्टन तक होता है और ये 60S और 40S उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। तो जैसा मैं आपको 70S राइबोसोम बता चुकी हूँ उसी प्रकार ये 80S राइबोसोम होते हैं। इनके अंदर भी दो सब इकाइयाँ होती है, फर्स्ट है 40S और सेकंड 60S। बड़ी है तो 60S बड़ा है और छोटी है तो 40S। इनके अंदर भी कुछ RNA पाए जाते हैं अलग अलग। जो 40S होता है इनके अंदर भी कुछ अलग अलग RNA पाए जाते हैं। जो 40S होता है उसके अंदर 18S RNA और 30 प्रोटीन्स होते हैं, जबकि 60S होता है उसके अंदर 28S RNA और 5S RNA पाए जाते हैं। तो ये थी 18S की संरचना। इस प्रकार ये राइबोसोम्स हमारे दो भागों में बटे हुए हैं। आगे देखते हैं इसके बारे में 80S के बारे में। 40S उप इकाई का आणविक भार लगभग 1.5 से 1.8 × 10⁶ होता है। बड़े सब यूनिट्स होते हैं वो अंतर्द्रव्य जालिका से जुड़े रहते हैं। तो जो नीचे वाली हमने दिखाई थी बड़ी यूनिट होती है वो अंतर्द्रव्य जालिका से जुड़ी रहती है। और कौन सा प्रोटीन होता है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ इसका ये प्रोटीन। तो ये राइबोफोरिन प्रोटीन होता है जिसके कारण ये अंतर्द्रव्य जालिका से जुड़े रहते हैं। बड़ी सब यूनिट में RNA तथा छोटी सब यूनिट से tRNA जुड़े रहते हैं। तो बड़ी वाली यूनिट होती है उसमें RNA जुड़े रहते हैं और जबकि छोटे वाली यूनिट होती है उस पे tRNA जुड़े रहते हैं। जब स्थानांतरण क्रिया होती है, जब RNA से प्रोटीन बनते हैं तो tRNA ही mRNA से जुड़ के आगे अमीनो एसिड्स का निर्माण करता है और आगे पेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है। तो यही क्रिया होती है वो हमारे राइबोसोम्स के ऊपर कंप्लीट होती है। तो आगे देखते हैं राइबोसोम की संरचना Mg की सांद्रता पर निर्भर करती है। तो अगर अनेक राइबोसोम्स मिलकर पॉलीराइबोसोम्स बनाते हैं, Mg की लगभग 0.001
जो सांद्रता है ये राइबोसोम्स में उपस्थित होती है। अगर mg की सांद्रता कम हो जाए तो राइबोसोम्स की संरचना प्रभावित होती है। इसी प्रकार ये बहुत सारे राइबोसोम्स मिलके पॉलीराइबोसोम्स बनाते हैं। आगे देखते हैं इसका रासायनिक संगठन। जो राइबोसोम्स है इनके अंदर प्रोटीन लगभग 60% होता है और आरएनए लगभग 40%, जिसके अंदर राइबोसोमल आरएनए अधिकतर होता है। तो आगे देखते हैं लास्ट टॉपिक राइबोसोम्स का, इसके कार्यों के बारे में। फर्स्ट है ये, इसका प्रमुख कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना ही है। तो मेनली कार्य मैं आपको बता चुकी हूँ। जब हमारे ट्रांसलेशन यानी स्थानांतरण की क्रिया होती है तो mRNA से हमें अमीनो एसिड्स या पेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करना होता है। तो यही क्रिया राइबोसोम्स की उपस्थिति में संपन्न होती है। प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है इसको, क्योंकि पॉलीसोम्स में तेज़ी से प्रोटीन संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। जब बहुत सारे राइबोसोम्स पॉलीराइबोसोम बनाते हैं तो उसके अंदर ज़्यादा मिलेंगे तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया भी जल्दी संपन्न होगी। इस कारण इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये थे राइबोसोम के कार्य और राइबोसोम हमारा यहीं कंप्लीट होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू दोस्तों।